हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, अलग अलग इक्वेशंस मैंने बताई थी एडियाबैटिक के केस में, ठीक है ना। जैसे पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक किया था हमने, एक किया था पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक हमने किया था टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये 3 इक्वेशंस हमने की थी, ठीक है ना। आज मैं आपको अब इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हमें निकालना है वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो ये फिर से वही चीज़ ली जाएगी भाई, हमारे पास पिस्टन होगा, वर्क डन इस पे प्रेशर लगेगा, पी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए होगा, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, पी डी वी आएगा, ठीक है ना। वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, पी डी वी आएगा। अभी पहले जब ये पिस्टन यहाँ था तो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 था, बाद में P2 V2 और T2 हो गया, क्योंकि आपका ये जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है और इस एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर हम इसका वर्क डन निकालें एडियाबैटिक के लिए तो वो हो जाएगा पी डी वी, और वॉल्यूम की वैल्यू रहेगी V1 से लेकर V2 तक, ठीक है ना। पर एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखी थी, या के लिख देता हूँ मैं इसको, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखी थी, ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी। तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी के वी की पावर माइनस गामा, ठीक है ना। प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, के वी की पावर गामा डी वी, और लिमिट रहेगी V1 से लेकर V2 तक इज इक्वल टू वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो K तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा V की पावर गामा, K कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक हमें करना है, ठीक है ना, dV। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x की n की इंटीग्रेशन का क्या होता है, x की पावर n+1 बाय n+1, ये मेथड होता है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, माइनस गामा है, पावर कितनी है, माइनस गामा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, पावर कितनी है, माइनस गामा है, ठीक है ना, ये पावर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा, क्योंकि गामा +1 करना पड़ेगा, देखो x की पावर n+1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v की पावर माइनस गामा +1 माइनस गामा +1, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर, v की पावर 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा, थोड़ा सा नेगेटिव पहले नहीं लिखना पड़ेगा, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन बनेगा बेटा v की पावर 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा इंटू क्या हो जाएगा आपका, k हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। अब ये 1 माइनस गामा ले लेते हैं बाहर, 1 माइनस गामा ले लेते हैं बाहर, क्योंकि इसकी लिमिट भी तो लगानी है ना हमने, V1 से लेकर V2 तक, और 1 माइनस गामा तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया k डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, और अंदर क्या है, v की पावर है, अंदर क्या है, v की पावर है, तो एक बार अपर लिमिट लिखेंगे और एक बार लोअर लिमिट, तो V2 1 माइनस गामा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V1 1 माइनस गामा, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, V2 की पावर 1 माइनस गामा और V1 की पावर 1 माइनस गामा। अब अगर इसको हम चेंज करें, यानी इसको पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाहर गामा -1, यानी मैं अगर V1 को पहले लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, गामा -1 लिख देंगे, यानी नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, गामा -1, और यहाँ क्या हो जाएगा, V1 की पावर गामा माइनस V1 की पावर क्या हो जाएगी, V1 की पावर 1 माइनस गामा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से, और या नेगेटिव ही रहेगा, माइनस V2 1 माइनस गामा, देखो मैंने क्या किया, नेगेटिव कॉमन लिया है, तो ये जो V2 पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, V1 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ऐसे, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको k को मैंने कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, इस k को कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, ये k यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और ये k यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब आप लिख सकते हो वैल्यू, देखो कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पर इसको इरेज करके बता रहा हूँ भाई। आपके पास
ये सिचुएशन थी P1 V1 गामा इज इक्वल टू K1, ठीक है ना, इज इक्वल टू K, कॉन्स्टेंट तो सेम ही है, P2 V2 गामा इज इक्वल टू K। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर 1 बाय गामा माइनस 1 इंटू K। एक बार K की जगह मैंने लिखा P1 V1 गामा और साथ में क्या है V1 की पावर 1 माइनस गामा। तो गामा से गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका P1 V1 और वहाँ क्या बचेगा P2 V2, ठीक है ना, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं, गामा इंटू 1 माइनस गामा, तो गामा से गामा कैंसिल हो गया। तो ये क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ P1 V1 माइनस P2 V2। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन के लिए। इसी तरीके से अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में निकालना चाहते थे तो वो भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन बनी थी, तीनों में से तीनों का यूज़ करके आप कर सकते थे इसको सॉल्व, ठीक है। तो इसको करके देख लेना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो फर्स्ट लॉ के लिए हो गया, हमें 2 ही प्रोसेस करनी है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेटा लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो क्या है। देखो, पहली लिमिटेशन तो ये है कि इसने ये इंडिकेट नहीं किया कि हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र डज नॉट मेंशन, ठीक है ना, ये मेंशन नहीं है कि हीट एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना। ये बात ठीक है कि हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र होती है, बट फर्स्ट लॉ ने इसका कोई रीज़न नहीं दिया कि वाई हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ठीक है ना। कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं बताई, रीज़न नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। उसने ये बोला कि जितनी हीट एनर्जी है वो या तो वर्क डन करेगी या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी या चेंज करेगी, ठीक है ना। डायरेक्शन मेंशन नहीं है, एक लिमिटेशन तो ये है, ठीक है ना। ये भी नहीं बताया कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हीट एनर्जी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं जाती, ठीक है ना। और इसने ये भी नहीं बताया कि किस कंडीशन पे हीट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन, किन कंडीशंस पे कि जो हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी, अंडर विच कंडीशंस हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, ठीक है ना। उसने इस बारे में भी कोई स्पेसिफाई कंडीशंस नहीं बताई हैं। उसके बाद तीसरा कि जो हीट एनर्जी है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो कब तक कन्वर्ट होती रहेगी, ठीक है ना। यानी आप ये कहिए कि हीट इंजन के बारे में, हीट इंजन की नीड को इसने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है ना। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप कभी कार चला रहे थे और आपने कार लाके रोक दी, ठीक है ना। आपने कार को चलाया थोड़ी देर और उसके बाद कार को आपने रोक दिया, मान लीजिए, ठीक है ना। कोई सिंपल सी कोई ऑब्जेक्ट है और उसको रोक दिया। रोकेंगे तो टायर्स के अंदर हीट एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है ना। वो हीट एनर्जी जनरेट होगी तो इसको तो चलना चाहिए, क्योंकि हीट एनर्जी क्या करती है, तो वर्क डन करती है या इंटरनल एनर्जी में चेंज करती है, ठीक है ना। तो वो हीट एनर्जी का जो लॉस हो रहा है कार रुकने के बाद, ठीक है ना, कार रुकने के बाद वो जो लॉस हो रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अगर इस कार को चलाना चाहते हैं तो एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, तभी ये कार चलेगी, तभी वो हीट एनर्जी यूज़ कर पाएंगे। और जब वो कार रुक जाती है तो वो कार रुकते ही जो टायर्स के बीच में और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हीट एनर्जी बनेगी, वो हीट एनर्जी का लॉस जो होता है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। उसके बाद इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक तो डायरेक्शन